आज के इस आधुनिक युग में डिजिटल ट्रांजैक्शन का हर जगह बोलबाला है। ऐसे में भारत में पिछले 3 सालों में डिजिटल भुगतान लेन देन की मात्रा में 178% की तेजी से वृद्धि हुई है और उसका प्रमुख कारण रहा है डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स का उदय, जैसे भीम यूपीआई, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआईस। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 और 2022-23 के बीच डिजिटल लेन देन की मात्रा 4,572 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,735 करोड़ रुपए हो गई, जो केवल 3 सालों में 178% की बढ़त को दर्शाता है। साथ ही भीम यूपीआई पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है और अकेले फरवरी 2023 में 12.36 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ 753.48 करोड़ डिजिटल भुगतान लेन देन का रिकॉर्ड हासिल किया है। ऐसे में नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के अलावा मौजूदा भुगतान मोड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT और RTGS भी काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी से निष्कासित विधायक टी राजा सिंह का दावा है कि शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र गौशामल के राम मंदिर गौलीगुड़ा चमन में हनुमान जयंती के शोभा यात्रा में हर साल की तरह शामिल होने वाला था, लेकिन उससे पहले हैदराबाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। टी राजा सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं एक हिंदू के रूप में सरकार और पुलिस विभाग से पूछना चाहता हूं कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में भगवान हनुमान के जुलूस में भी भाग नहीं ले सकता। टी राजा सिंह ने बीते 30 मार्च यानी रामनवमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली थी। इस दौरान उनकी विवादित टिप्पणी पर FIR भी दर्ज की गई थी। और हमारे पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इन लव जिहादियों को, जो हमारा दांडिया उत्सव है, इसमें अगर कोई लव जिहादी इंटर होगा तो इनको आप रोके, नहीं तो हमें कैसे रोकना है पता है। फिर आने वाले समय में अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमें नहीं कहना कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, हमें नहीं कहना। पुलिस का कहना है कि निलंबित विधायक ने 2 अलग अलग समुदायों को भड़काने वाली बात कही है। टी राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में 30 मार्च को FIR दर्ज की गई थी। टी राजा सिंह यानी ठाकुर राजा सिंह तेलंगाना की गौशामल विधानसभा सीट से विधायक हैं। तेलुगु देशम पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले टी राजा सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। तेलंगाना में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी और टी राजा सिंह भी बीजेपी के 3 विधायकों में से एक थे। टी राजा सिंह को बीजेपी ने तेलंगाना में विधायक दल का चीफ व्हिप भी बनाया था। विवादों में रहने वाले टी राजा सिंह को पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हुए विवाद गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने 9 साल के लिए निलंबित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। आगे PM मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। PM मोदी ने कहा, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नया संकल्प बताया। हमें यहाँ पर ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
पूरे देश में बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस पर जश्न मनाया। उन महापुरुषों को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान के इस महान पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन को मजबूत किया, इसका कार्य विस्तार किया। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं और केस की इस स्टेज पर सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार आप पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, ये डरते हैं आम आदमी पार्टी के बढ़ते विस्तार से, और इस डर से इन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। पर हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी और उनके नेताओं को भी कि तुम्हारी पुलिस, ये तुम्हारी तानाशाही, ये तुम्हारी सीबीआई, ये तुम्हारी ईडी, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो दूसरी ओर शहजाद पूनावाला ने आपका घेराव किया है और सत्येंद्र जैन पर कट्टर करप्ट का आरोप लगाया है। सत्यमेव जयते, फिर से एक बार दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार किया है और कहा है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उन्हें इस स्टेज पर बेल या राहत नहीं दी जा सकती। वो विटनेसेस से और सबूत से छेड़खानी करेंगे, वो टैंपर करेंगे एविडेंस को। आज मतलब कि प्रथम दृष्टया बार बार कोर्ट कह रहा है कि सत्येंद्र जैन कट्टर बेईमान है, कट्टर करप्ट है, कट्टर हवालेबाज है। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है, लोअर कोर्ट ने भी आदेश में कहा है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिल रही और कोर्ट ने कहा है वो आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। 80, 90, 100 करोड़ रुपए घूस के रूप में लिए हैं। किस प्रकार से शराब घोटाला किया है उसका सारा तथ्य कोर्ट ने बताया है अपनी फाइंडिंग्स में। पर अरविंद केजरीवाल इन सभी लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कट्टर ईमानदार है। आज अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन सबकी करप्शन की डिग्री खुलकर सामने आ चुकी है, परंतु इस करप्शन की डिग्री से भागना है, इसलिए अनर्गल मुद्दे उठाना है और डाइवर्ट करवाना है। गौरतलब है कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी, जिससे मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मसले पर सीबीआई से जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। कर्नाटका चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस ने 6 अप्रैल को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है और दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने अब तक 166 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। ऐसे में 100 और क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जाना अभी बाकी है। तो वहीं चुनावों के आते ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी से सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी किससे डर रही है और अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों जारी नहीं की। My question to our friends in the Bharatiya Janata Party is, why are they scared? Why have they not released a single name? Does it not prove that BJP MLAs and ministers, they are being now pushed? Please get ready, please get ready, get ready. They are saying, no, I don't want to fight. No, get ready. I don't want to fight. No, get ready. Okay, CM, I don't want to fight from this seat. CM also wants to jump to another seat. Minister, I don't want to fight this seat. I want to go to another seat. A tamasha is happening.
तो उधर कांग्रेस नेता और कर्नाटका के पूर्व ऊर्जा मंत्री DK शिव कुमार ने भी बीजेपी पर हमला बोला। Karnataka election is going on. Modi can't be the face of Karnataka. There are Karnataka leaders in BJP. Let they show their face. We don't want why they are facing Modi face. Yeah. It has double engine has completely failed. So have you issued any instruction? No instruction, nothing. We Karnataka, we are there, leaders are there. Let who has run the government, let them show their face. That means they have accepted that they doesn't have a face and they have lost the face of the people. वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी चुनाव प्रचारों के लिए कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए कर्नाटका के CM बसवराज बोमई कल दिल्ली आएंगे। इतना ही नहीं, कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप भी कर्नाटका चुनाव प्रचार में नजर आए और हाल ही में किच्चा सुदीप ने घोषणा की थी कि वो आने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि कर्नाटका में 10 मई को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में बहुमत के लिए बीजेपी के पास 9 सीटें कम रह गई थी। वहीं कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दरअसल 3 दिवसीय MPS की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को सेम रखने का ऐलान किया है। इसे 6.5% पर ही रखा जाएगा। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि इसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन बैठक में इसे सेम रखने का फैसला किया गया। बता दें, मई 2020 में रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। The Monetary Policy Committee met on 3rd, 5th and 6th April 2023 and assessed the macroeconomic situation and its outlook. It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting with readiness to act should the situation so warrant. Let me read this sentence again. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%. and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate at 6.75%. देश में इन्फ्लेशन जनवरी में 6.52% और फरवरी में 6.44% पर रही थी। यह आंकड़ा महंगाई दर को 2 से 6% के तय दायरे में रखने के RBI के लक्ष्य से ज्यादा है। इस वजह से भी रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। रेपो रेट पर सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि RBI का ये बहुत अच्छा फैसला है। These are very sensitive issues. And therefore, if the states are talking with the Home Minister also between the two states to help, we should just wait for the resolution rather than comment, particularly the way in which Congress has commented. दास ने बताया कि अप्रैल-जून 2023 में जीडीपी रेट 7.1% और जुलाई-सितंबर 2003 अनुमान को 6.2% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अक्टूबर-दिसंबर 2023 जीडीपी रेट 6% से बढ़कर 6.1% और जनवरी-मार्च 2024 जीडीपी रेट अनुमान को 5.8% से 5.9% किया गया है। Well, I can never miss an update.